जामिया में घुसकर छात्रों पर हमला करने के बाद, जेएनयू में हथियारबंद हमलावरों का बचाव करने के बाद, एएमयू में छात्र छात्राओं का उत्पीड़न करने के बाद बीजेपी सरकार ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है। प्रयागराज से लेकर पटना तक पुलिसिया अत्याचार किया है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर चौतरफा वार किया है। रिपब्लिक डे से ठीक पहले पब्लिक के बीच में इन्होंने गणतंत्र और डंडा तंत्र का प्रचार किया है। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। राम राज्य के एक ठेकेदार मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और एक सुशासन कुमार के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। वैसे तो दोनों की छवि अलग अलग है, मगर छात्रों के मामले में दोनों एक हो गए। एक ने बिहार में छात्र छात्राओं पर लाठियां चलवा दी, साथ ही आंसू गैस के गोले भी चलवाए, तो दूसरे ने दमन के मामले में इनको भी पीछे छोड़ दिया। प्रयागराज में लॉज और हॉस्टलों के दरवाजों को तोड़कर योगी की पुलिस ने जमकर अत्याचार किया। पुलिस ने उनको भी मारा जो नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी मारा जो चुप्पी साधे हुए थे। पुलिस ने उनके भी दरवाजे तोड़े जो सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे, और उनके भी दरवाजे तोड़े जो सबको चुप करा रहे थे। हमला तो पुलिस ने उनके भी दरवाजे पर किया जो बेचारे हिंदू बचा रहे थे, पढ़ने वाली जगह पर देवी देवता की तस्वीरें लगा रहे थे। प्रयागराज की इन्हीं तस्वीरों को देखकर लोग सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे, जिन्हें पीटा जा रहा है वो 80 वाले हैं या 20 वाले हैं। 80 और 20 का जुमला, या कहें हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की ये कोशिश तो योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी फायदे के लिए की है। मगर आइए जानते हैं प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं किस जमात वाले हैं। योगी, नीतीश, मोदी और शाह के खिलाफ आवाज उठा रहे ये छात्र छात्राएं किस जात वाले हैं। दरअसल इस जाति और जमात की आबादी देश में सबसे ज्यादा है। इसके लिए कोई जातिवार जनगणना की भी जरूरत नहीं है। सड़कों पर घूम रहा, कोचिंग में तैयारी कर रहा, 8x10 के कमरे में रहकर खाने पीने पढ़ने के लिए जूझ रहा लगभग हर नौजवान वही है। जी हाँ, इसकी जाति और उसकी जमात का नाम बेरोजगार है, और इसकी रोजी रोटी की मांग भी सही है। बेरोजगारी की संख्या का अंदाजा लगाना है तो इसी बात से लगा लीजिए कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में ही करोड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। खाने पीने और परिवार चलाने का खर्च निकल जाए, ऐसी बेसिक सैलरी वाले जॉब के लिए एग्जाम दिया था। नतीजों में इरेगुलरिटी कई परतों में थी, जिस पर विस्तार से चर्चा इसलिए गैर जरूरी है क्योंकि सरकार ने कुछ हद तक गलती मान ली है। रेलवे ने भी आगामी 2 परीक्षाओं को टालकर कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार करने की बात की है। मगर उन 2 बिंदुओं को जानना बेहद जरूरी है जिनकी वजह से देश भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एक वजह है कि हर पद के लिए तय थे 20 गुना ज्यादा चयन, वो नहीं किया गया। दूसरी वजह यह है कि कुछ अभ्यर्थियों के एक साथ कई पदों पर चयन किए जा रहे हैं। लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। शायद इसलिए चारों तरफ उनका यह आंदोलन तेज हो रहा है। हालांकि कुछ जगहों से अभ्यर्थियों की तरफ से उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, जिनका समर्थन तो हर हाल बेमानी ही है, मगर ये तस्वीरें देश की बदहाली दिखा रही हैं, सरकारों की नाकामी दिखा रही हैं। क्या इस डिजिटल दौर में छात्र छात्राओं से संवाद करना सरकार के लिए इतना कठिन काम है? क्या उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार के लिए कोई कठिन काम है? सरकार क्यों नहीं चाहती कि इसका भी अंजाम किसान आंदोलन की तरह ना हो, अपनी भी साख बच जाए, छात्र भी संतुष्ट हो जाएं और देश का भी नुकसान ना हो? देश की फिक्र नहीं है तब भी चुनाव की फिक्र कर ले, ताकि उन्हें वोटों का भारी नुकसान ना हो।